नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमरूद की नई किस्म देगी 25 सालों तक मुनाफा। नेपियर घास से मिलेगा किसानों को 5 साल तक हरा चारा। बेहतर मानसून से देश के चालू वित्त वर्ष में होगी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। कृषि संबंधी जानकारियों के लिए हुई वेब पोर्टल की शुरुआत। भूमि सुधार निगम से हो रहा किसानों को फायदा। अब देश के किसानों को यूरिया की नहीं होगी कमी। और बैंकिंग और बीमा सर्विस हेल्पलाइन से किसान हो रहे जागरूक। अब समाचार विस्तार से। बरसात का मौसम बागवानी के लिए अच्छा माना जाता है। इस समय अमरूद की बागवानी की जा सकती है। कृषि वैज्ञानिकों ने अमरूद की कुछ नई किस्में तैयार की हैं जो एक बार लगाने के बाद 25 साल तक फलते रहेंगी। अमरूद की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। इससे हर वर्ष प्रति एकड़ 2 से 2.5 लाख रुपए का मुनाफा लिया जा सकता है। इसमें मजदूरों की भी जरूरत कम पड़ेगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिकों का कहना है कि अमरूद की खेती में केवल एक ही बार लागत लगाकर सालों साल मुनाफा कमाया जा सकता है। पशुपालकों को हरे चारे की सबसे ज्यादा परेशानी होती है। बरसीम, मक्का, ज्वार जैसी फसलों से 3-4 महीनों तक हरा चारा मिलता है। ऐसे में पशुपालकों को एक बार नेपियर घास लगाने पर 4-5 साल तक हरा चारा मिल सकता है। नेपियर घास का उत्पादन प्रति एकड़ लगभग 300 से 400 क्विंटल होता है। इस घास की खासियत यह होती है कि इसे कहीं भी लगाया जा सकता है। एक बार घास की कटाई करने के बाद उसकी शाखाएं पुनः फैलने लगती हैं और 40 दिन में वह दोबारा पशुओं के खिलाने लायक तैयार हो जाती है। प्रत्येक कटाई के बाद घास की जड़ों के आसपास हल्का यूरिया का छिड़काव करने से इसमें तेजी से बढ़ोतरी भी होती है। वैसे इसके बेहतर उत्पादन के लिए गोबर की खाद का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। बेहतर मानसून चालू वित्त वर्ष में देश की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि को 8% के पार पहुंचा सकता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने यह विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि इस साल मानसून अच्छा रहने से आर्थिक वृद्धि दर 2015-16 के 7.6% के मुकाबले 1% अंक तक ऊपर जा सकती है। पिछले वित्त वर्ष के आकर्षक आंकड़ों से उत्साहित सरकार ने भी कहा था कि अच्छे मानसून के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष के दौरान वृद्धि दर बढ़कर 8% तक हो सकती है। कृषि क्षेत्र भी वृद्धि के दायरे में लौटा है, जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान इसमें संकुचन हुआ था। हालांकि 2015-16 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 1.2% के निम्न स्तर पर थी। देश के किसानों को कृषि की सही जानकारी देने और बिना भीड़ या लाइन में लगे पंजीकरण कराने के लिए भारत सरकार ने 2 नए वेब पोर्टलों की शुरुआत की है। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम इंडिया यानी PGS इंडिया और फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम यानी FQCS। इन पोर्टलों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना कृषि क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत वित्त पोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य देश के किसानों के लिए कृषि संबंधी सूचनाओं की समय पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी समर्थित परियोजनाओं को तैयार करके उन्हें कार्यान्वित करना है। प्रदेश में बंजर पड़ी कृषि भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भूमि सुधार निगम उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2010-11 से 29 जनपदों में भूमि सुधार कार्यक्रम चला रखा है। इसके तहत प्रदेश भर में 1 लाख से ज्यादा किसानों को इस अभियान से जोड़ा जा चुका है। ये कार्यक्रम वर्ल्ड बैंक के माध्यम से चलाया जा रहा है। रायबरेली जिले में उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम 85 से ज्यादा गांवों में भूमि सुधार कार्यक्रम चला रहा है, जिसका लाभ क्षेत्र के 3000 किसानों को मिल चुका है। इस कार्यक्रम में ऐसे गांवों को चुना जाता है जहां पर बंजर जमीन ज्यादा हो। ऐसे गांवों को चिन्हित कर वहां की भूमि का मृदा परीक्षण होता है। फिर संबंधित भूमि के किसानों को सहभागिता से 4 वर्षों तक उस भूमि पर सुधार कार्यक्रम होता है। इस अवधि में उस भूमि पर धान, गेहूं और ढैंचा जैसी फसलें उगाई जाती हैं। प्रधानमंत्री ने यूरिया के तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए देश के किसानों से वादा किया है कि किसानों को जितना यूरिया चाहिए उतना मिलेगा। देश के अन्नदाता को किसी भी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। देश भर में सालाना जितना भी उर्वरक इस्तेमाल होता है उसका 55% हिस्सा अकेले यूरिया का है। यूनियन बजट 2014-15 में केंद्र सरकार ने उर्वरकों के लिए 72,970.30 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की थी, जिसमें से 48,300 करोड़ यूरिया के लिए थे। किसानों की जिंदगी आसान बनाने के प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई पहल की है। सूबे के किसानों के लिए बैंकिंग और बीमा सर्विस हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है, जिसका नंबर 1530 है। इस टोल फ्री नंबर पर कोई भी किसान कॉल करके बैंकिंग और कृषि बीमा से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। संस्थागत वित्त, बीमा और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना निदेशालय के महानिदेशक के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जिसे बैंकों और फसल बीमा से जुड़ी तकलीफ हो वो इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। किसान भाइयों, आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों के बारे में।
सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। आगरा की मंडी में गेहूं का भाव 1,645 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1,460 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की मंडी में गेहूं का भाव 1,610 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर की मंडी में गेहूं 1,470 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो आगरा की मंडी में चावल का भाव 2,190 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में 2,255 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की मंडी में 2,260 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर की किसान मंडी में चावल का भाव 2,220 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह अगर सरसों के भाव पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में सरसों 4,310 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी, इलाहाबाद की मंडी में सरसों का भाव 3,975 रुपए प्रति क्विंटल रहा, इटावा की किसान मंडी में सरसों का भाव 4,250 रुपए और लखीमपुर की मंडी में सरसों का भाव 4,150 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। आलू की कीमत पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में आलू का भाव 1,220 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में आलू 1,180 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में आलू 1,450 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर की मंडी में आलू का भाव 1,680 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। टमाटर की कीमतों को देखें तो आगरा की मंडी में टमाटर का भाव 2,180 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में टमाटर 2,200 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की मंडी में 2,200 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर की मंडी में टमाटर का अधिकतम औसत भाव 2,880 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। आखिर में एक नजर प्याज की बढ़ती हुई कीमतों पर भी। आगरा की मंडी में प्याज का भाव 1,500 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में प्याज 1,150 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की मंडी में 800 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर की मंडी में प्याज का अधिकतम औसत भाव 1,020 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। किसान भाइयों, ये थे प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भाव। अनुमति दीजिए, मिलते हैं समाचारों के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया,
क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाई नमस्कार, मैं अमित गुप्ता कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपको नई से नई जानकारी देना है जिससे आप अधिक से अधिक लाभ ले सकें। जानकारियों के क्रम में आज हम बात करेंगे पशुओं में अंता एवं बाह्य परजीवी जनित रोग, लक्षण, कारण और उनका बचाव कैसे किया जाए। और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर विकास जायसवाल, सहायक प्राध्यापक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। डॉक्टर, अंता और बाह्य परजीवी आखिर होते क्या है? जैसा कि आप किसान भाई जानते हैं या हम लोग नाम से ही स्पष्ट है कि अंतः परजीवी यानी जो शरीर के अंदर रहते हैं। शरीर के अंदर कहाँ रहते हैं? ये मुख्य जो इसका टारगेट ऑर्गन है ये है आपकी आहार नलिका। तो मैक्सिमम जो अंतः परजीवी आहार नलिका में रहते हैं, कुछ एक जो है फेफड़ों में रहते हैं, कुछ एक ऐसे परजीवी हैं जो आपके जिगर या जिसको कलेजी कहते हैं, कलेजी में रहते हैं या फिर पित्त नलिका में रहते हैं। कुछ बहुत माइनर से होते हैं जो कि आपकी मांसपेशियों में रहते हैं। तो ये हो गए आपके अंतः परजीवी। दूसरे किसान भाई जो है बाह्य परजीवी होते हैं जो शरीर के बाहर रहते हैं, जो चमड़ी में रहते हैं, इनको बाह्य परजीवी कहते हैं। तो इसमें जो है कुछ ऐसे होते हैं जो अपना आंशिक या पूर्ण जीवन काल शरीर पर बिताते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ रक्तपान करने के लिए ही पशु के शरीर का चुनाव करते हैं। तो ये बाह्य परजीवी हैं। बाह्य परजीवियों को अक्सर किसानों ने देखा होगा जिनको विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि कांठा, किलौनी, अठई या फिर इसको चींचड़ी भी कहते हैं। तो ये ऐसे हैं जो टिक्स जिनको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये शरीर के ऊपर रहते हैं और बाकी कुछ मक्खियां हैं जो काटती हैं, वो बाहर से केवल रक्तपान करने के लिए आती हैं। जी, तो डॉक्टर साहब ये तो आपने बताया कि अंतः परजीवी कहाँ होते हैं और बाह्य परजीवी कहाँ होते हैं, और कुछ आपने बाह्य परजीवियों के नाम भी बताए जी। अब ये जानना चाहेंगे कि ये जो परजीवी हैं, परजीवी मतलब कहीं ना कहीं जो है दूसरे पर जीवन व्यतीत करने वाले, तो इनसे नुकसान क्या क्या होता है? देखिए, अगर हम एक एक करके बात करें तो पहले हम बाह्य परजीवी को अगर देखें तो बाह्य परजीवी मुख्यतः जो नुकसान करता है वो मैक्सिमम नुकसान करता है खून चूसकर। और एक टिक यानी अठई जिसको कहते हैं, किलनी काठा कहते हैं, ये 0.5 यानी आधा ml से 1 ml तक खून पी जाती है। तो आप सोचिए कि अगर 100 अठई लगी हुई हो तो 50 से 100 ml खून पी जाएंगी। तो इससे जो है रक्त की कमी हो जाएगी, पशु हाँफने लगेगा, कमजोरी आएगी और खाने में कमी होगी। दूसरा, ये जब काटते हैं तो एक इरिटेशन पैदा करते हैं, एक जानवर पशु हमारा बेचैन सा हो जाता है, तो इसलिए वो जो है परेशान सा रहता है, जिसकी वजह से दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। तीसरा जो है, जो भी शरीर पर रहते हैं बाह्य परजीवी, तो ये कहीं ना कहीं जब खुजली पैदा करते हैं तो जो पशु है वो दीवार की सहायता से, पेड़ की सहायता से रगड़ता है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे फोड़े, फुंसी इत्यादि डेवलप होते हैं जिनसे कि खाल को नुकसान पहुँचता है और पशु को भी नुकसान पहुँचता है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है बाह्य परजीवियों से होने वाला नुकसान, वो है कि कुछ एक बाह्य परजीवी हैं जो बहुत ही प्राणघातक रोग हैं, उनके रोग वाहक होते हैं। तो रोगों के वाहक हैं? हाँ, कुछ रोगों के वाहक हैं। तो उसमें 2-3 जो मुख्य बीमारियां हैं जो इस सीजन में होती हैं, उसमें सर्रा या चकरिया रोग जैसे हो गया, बेशिया हो गया जिसको दस्त कहते हैं जी, और तीसरा थैलेरियोसिस। ये 3 बीमारियां जो है मुख्यतः इस सीजन में होती हैं। जी, आपने बात कही कि ये 3 बीमारियां इस सीजन में मुख्यतः होती हैं, इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, जो बाह्य परजीवी हैं अक्सर आपने टीवी में भी सुना होगा, मक्खी, मच्छर हैं, या फिर ये कांठा, किलौनी, चपटी जो जानवरों के शरीर पे पाई जाती हैं। अक्सर आपने पशुओं के कान के आसपास देखे होंगे, छोटे छोटे झुंड होते हैं, या फिर थनों के नीचे। तो इनको उष्ण और आर्द्र ये मौसम चाहिए, और ये मौसम बरसात के आसपास का जो मौसम होता है ये होता है। तो उष्ण आर्द्र जो मौसम है यानी बारिश के आसपास, चौमासा जिसको बोलते हैं, इसमें इनका प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। तो अब इस सीजन में आपको ये तीनों रोग मिलने लगेंगे जो कि प्राणघातक है। अंतः परजीवी क्या करते हैं? अच्छा, अंतः परजीवी में देखिए 2 मुख्य प्रकार के परजीवी हैं। तो इसमें जो है 2 तरह के परजीवी हैं। एक तो वो परजीवी हैं जो कि खून चूसते हैं जी, और दूसरे वो परजीवी हैं जो कि आंतों में तो रहते हैं लेकिन उनमें आहार नलिका होती ही नहीं है। तो आप जो भी भोजन पशुओं को देते हैं वो पशु के शरीर में न लग के वो आपके चट कर जाते हैं अंतः परजीवी। तो ये होते हैं।
लेकिन अंतः परजीवी की खास बात ये होती है कि इसमें अगर यकृत कृमि को छोड़ दें या कुछ एक को छोड़ दें तो इसमें मृत्यु नहीं होती है, लेकिन किसान को नुकसान इसमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि किसान को पता ही नहीं चलता कि उसके शरीर के अंदर हो क्या रहा है, पशु के शरीर के अंदर क्या हो रहा है। वो तो बाहर से स्वस्थ सा दिखता है, बाहर परजीवी तो दिख जाएंगे, अंत वाले तो नहीं दिखेंगे। तो इसलिए इसमें नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि धीमे धीमे करके जैसे उसको 5 लीटर दूध देना था वो 4 लीटर दूध दे रही है, तो 1 लीटर का उसके संपूर्ण जीवन काल में नुकसान हो गया। तो इस तरह से ये अंत परजीवी खुद भी जीवित रहते हैं और पशु को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, और ये ज्यादा नुकसानदेह हैं। अगर ये ज्यादा मात्रा में होते हैं, जैसे यकृत कमी जिसको लिवर फ्लूक या फैसियोलोसिस बोलते हैं, तो इसमें एक्यूट केस में मृत्यु हो सकती है, हो जाती है। लेकिन अदरवाइज अंतःक्रमी बहुत ज्यादा नुकसान, मृत्यु नहीं करते लेकिन नुकसान ज्यादा करते हैं। अगर पेट के अंदर है, शरीर के अंदर है, तो हमारा किसान कैसे पहचानेगा कि अंदर कौन सा कीड़ा है, क्या नुकसान कर रहा है? देखिए ऐसा है कि जो कीड़े वाले पशु होते हैं उनका बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर पशु के अंदर कीड़ा है तो वो जो पशु आप देखेंगे तो काफी कुछ आप अंदाज देखने से ही लगा सकते हैं। देखने में उसका अपीयरेंस होगा वो पूरा सूखा सूखा होगा, उसका पेट जो है एकदम घड़े की तरह नीचे लटका सा होगा। दूसरा जो है जब कीड़े होते हैं तो वो डायरिया यानी दस्त करता है, जिसमें बदबू आती है और छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं। तो किसान भाई अक्सर आते हैं ये कह के कि बदबूदार आ रहा है, छोटे छोटे बुलबुले आ रहे हैं। दूसरा जो है जो उसके रोए हैं वो फटे फटे से होते हैं, स्किन उसकी सूखी सूखी सी होती है, ये सब है। और अगर ज़्यादा मात्रा में है तो ये प्रोटीन को चूंकि चट कर जाते हैं तो कभी कभी गर्दन के नीचे स्वेलिंग आ जाती है। तो गर्दन के नीचे स्वेलिंग की बात में मैं ये कहूँगा कि गर्दन के नीचे स्वेलिंग इस सीजन में एक और बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है गलघोटू, उसमें भी आती है। लेकिन किसान भाइयों को डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए कि कैसे क्या अंतर है इनमें, कि अंतर परजीवी उसके पेट के अंदर है कि गलघोटू? गलघोटू है। अच्छा, क्या अंतर है ये तो बिल्कुल जानना चाहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए ऐसा है कि गलघोटू बहुत ही घातक बीमारी है जिसमें कि 2 से 4 घंटे में मृत्यु तक हो जाती है, लेकिन हमारे अंतर परजीवी जैसे मैंने पहले बताया कि मृत्यु जनरली नहीं होती है। तो दोनों की सूजन में एक ये फर्क है कि जो अंतर परजीवी में सूजन आएगी वो धीमे धीमे करके 4 से 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन में आएगी, और जो गलघोटू की सूजन है वो शाम को आपका पता चला पशु ठीक बैठा हुआ है और सुबह उसके गर्दन के नीचे स्वेलिंग आ रही है। दूसरा, अगर आप तापमान की बात देखें तो नॉर्मल लगभग होगा जिसमें परजीवी होंगे, और अगर गलघोटू का केस है तो उसमें तेज बुखार 104 के आसपास होगा। तो ये डिफरेंस है, और वो एकदम से बीमारी आती है गलघोटू, ये धीमे धीमे करके आती है, और पशु लगभग इसमें खाना पीना खाता रहता है, उसमें खाना पीना गलघोटू में छोड़ देता है और लार गिराता है। तो ये इस बीच में डिफरेंस है, तो अंतर परजीवी से कंफ्यूज ना करें। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसका बचाव कैसे करें? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वाह परजीवी के केस में कांठा, किलोनी या जो भी हैं, तो ये बेसिकली आपको ये जानना हो कि ये रहते कहाँ हैं, क्योंकि अक्सर किसान भाई आते हैं कि हमने इसको दवा लगाई और ये कांठा, किलोनी मर गए और इसके बाद फिर से हो जाते हैं। क्योंकि ये जो कांठा, किलोनी, अठई या टिक्स हैं, ये जो अंडे देते हैं ये दरार में देते हैं, ये पशु के शरीर से उतर जाते हैं और आसपास जो दरार होती है या जो गोबर के पैड्स होते हैं सूखे वाले, उनमें जाके अंडे देते हैं, फिर वो आते हैं, फिर ये आक्रमण करते हैं जो कि प्राणघातक है। तो सबसे पहले हमें अपने आसपास का वातावरण साफ करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो ट्रिपेनोसोमियासिस बीमारी, जो चकरिया रोग बीमारी होती है, वो एक मक्खी से होती है जिसे डांस मक्खी कहते हैं। तो ये डांस मक्खी का जो स्थल है उसको आपको साफ रखना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली शेड मेंटेनेंस करना पड़ेगा। पशु को तो आप मेंटेन कर ही रहे हैं, पशु पे आप दवा लगा रहे हैं, साथ में आप शेड जो है उसका जो रहने का घर है उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। उसमें आपको दवा का छिड़काव करना पड़ेगा, साफ सफाई रखें, हवादार रखें, ठीक है, धूप आए, वेंटिलेशन हो थोड़ा सा, ये सब काम कर सकते हैं। समय समय पर चूने का थोड़ा बहुत छिड़काव कर सकते हैं, और कोई दरार आप अगर देखें तो उसको कोशिश करें कि उसको भर दें या फिर उसको ठीक से साफ करें। क्या किसी भी तरीके की दवा का इस्तेमाल भी होता है पशु को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए? देखिए अगर वायु परजीवियों की बात करें तो इसके लिए कई तरह की दवाएं हैं। एक तो नहलाने वाली दवा जो किसान भाई अक्सर यूज करते हैं, डेल्टा मेथ्रिन नाम की दवा आती है, 2 ml 2 लीटर पानी में घोल के पशु के शरीर पे लगा देना चाहिए, तो इससे चले जाते हैं। बाकी साइपरमेथ्रिन नाम की दवा आती है, इसको भी लगाने का काम करते हैं। बाकी कुछ और अच्छी दवाएं आई हैं, जैसे फ्लूमेथ्रिन नाम की दवाई है, इसको शरीर पे पीठ पे एक लाइन टाइप की बना देते हैं, तो ये करीब 1-1.5-2 महीने रहती है। तो ये प्रॉब्लम डेल्टा मेथ्रिन जैसे उसमें होती है वो प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। अंतर परजीवी के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं? देखिए अंतर परजीवी के लिए बहुत सारी अच्छी दवाएं हैं, जैसे एल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल,
फेल्बेंडाजोल की खास बात यह है कि इसे आप जो है गर्भित पशु में भी दे सकते हैं। 10 से 12 मिलीग्राम 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट तक एल्बेंडाजोल फेल्बेंडाजोल का अगर आप नियमित प्रयोग करें तो इससे जो है अंतःपरजीवी आपके खत्म हो जाएंगे। इसको देने का तरीका यह है कि शुरुआत में जब नवजात पशु होता है तो उसको 15 दिन के अंदर अंदर पहली डोज दे दें आप, इसके बाद 45 दिन पे दूसरी डोज दे दें, इसके बाद 3 महीने पे तीसरी डोज दे दें, इसके बाद प्रति 6 महीने पे आप देते रहें। तो बरसात के पहले एक बार दे दें और एक बार 6 महीने बाद दे दें। तो इस तरह से अगर आप करेंगे, डिवर्मिंग रेगुलर करते रहेंगे तो अंतःपरजीवी खत्म हो जाएंगे। और वायु परजीवी खत्म करने के लिए आपको लगाने वाली दवा या अब इंजेक्टेबल्स भी कुछ आ रहे हैं, आइवरमेक्टिन नाम की दवा थी जिससे दोनों ही खत्म हो जाते हैं, अंत और वायु परजीवी। तो इस प्रकार से आप बचाव कर सकते हैं। मतलब दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी के लिए। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेती किसानी की जानकारियों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं मौसम की। किसान भाइयों, प्रदेश में सुबह का मौसम सुहावना होगा, जबकि प्रदेश में अलग अलग जगहों पर आंशिक या अधिक रूप से बादल छाए रहेंगे। प्रदेश के कुछ जगहों पर तेज बारिश के भी आसार हैं। आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश के प्रमुख शहरों के अनुमानित तापमान पर। लखनऊ का अनुमानित तापमान अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस बने रहने के आसार हैं। इलाहाबाद का अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झांसी का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस तरह वाराणसी में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों, अगस्त माह में कीटों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है और ये कीट फसलों के पत्तों, रस, फूल और फलों को अपना भोजन बनाते हैं। इससे पैदावार में काफी कमी हो जाती है। समय पर फसल लगाने तथा उपयुक्त कीटनाशकों के प्रयोग से नुकसान को कम किया जा सकता है। इसलिए इन दिनों रोगरोधी किस्मों, बीजोपचार तथा बीमारी नाशक दवाइयों का समय पर प्रयोग करें। खेतों के बीच और मेढ़ों पर घास फूस बिल्कुल न उगने दें, इससे बीमारियों तथा कीटों को संरक्षण मिलता है। बीमार पौधों को भी खेत से निकालकर नष्ट कर दें ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। धान के खेतों में पानी लगातार रहना चाहिए। जरूरत के मुताबिक सप्ताह में एक बार पानी बदल दें। इस महीने गन्ने को बांधें ताकि फसल गिरने से बचे तथा पौध संरक्षण पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि इस माह काफी कीट और बीमारी लगने का भय रहता है। वर्षा का पानी मक्के के खेत में जमा नहीं होना चाहिए, इसका निकास लगातार होते रहना चाहिए। किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।